वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं सैम्पल पेपर केमिस्ट्री क्लास 10th सैम्पल पेपर 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है ध्रुपदी मिक्सेस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट and an aqueous solution of copper chloride CuCl2. Will this lead to double displacement reaction? Justify your answer। करा तृप्ति जो है कि दो सोल्यूशन मिक्स करती है, एक सोडियम सल्फेट और एक कॉपर क्लोराइड। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? अब हम देखते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट है, यहाँ ये कॉपर क्लोराइड है। अगर सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो साल्ट बनता है और कॉपर सल्फेट बनता है। ये यहाँ पर हम ये लोग देख रहे हैं कि जो सोडियम कॉपर क्लोराइड का कॉपर सल्फेट के साथ और सोडियम सल्फेट का सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिक्स हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है। अब एक्सचेंज कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये सोडियम, इस कंपाउंड का सोडियम इस कंपाउंड के क्लोरीन के साथ और इसका सल्फेट Cu के साथ, यानी दोनों आयन का एक्सचेंज हो रहा है। यानी जब दो बार एक्सचेंज होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस, दिस विल लीड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसमें आप लोग डेफिनेशन भी दे सकते हैं, रीजन देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन in which reactant ions exchange places to form new product। अब ये जो रिएक्टेंट है सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, जो दोनों एक्सचेंज करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सोडियम आयन इन द सोडियम सल्फेट, इस सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन, और विथ बॉन्ड विथ क्लोरीन आयन इन कॉपर क्लोराइड, इस कॉपर क्लोराइड में क्लोरीन आयन के साथ बॉन्ड हो जाता है। सोडियम देखिए यहाँ पर क्लोरीन के साथ बॉन्ड हुआ है, कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्ड हुआ है। इस तरह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ध्यान से पढ़िए। 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली, बायो का क्वेश्चन है। 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली, यहाँ पर देखिए ये 2 ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन द ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। मतलब दो प्लांट्स को हम ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री कंटेनर का मतलब ऐसे कंटेनर में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट है वन इन द डार्क एंड अदर इन सनलाइट। एक डार्क में रखते हैं, दूसरा सनलाइट में रखते हैं। दो प्लांट को रखते हैं, एक डार्क प्लेस पर, एक सनलाइट में। It was observed that plant kept in the dark could not survive longer। जो डार्क में रखा हुआ प्लांट है वह अधिक समय तक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका आंसर। भाई देखिए, जो अंधेरे में रखा हुआ है, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। तो जो अंधेरे में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए क्या? सनलाइट। जो अंधेरे में रखा हुआ है सनलाइट नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा तो वह ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा और वो डाई हो जाएगा। लेकिन जो सनलाइट में रखा हुआ है वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, अपना फूड बनाएगा, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकालेगा उसी ऑक्सीजन का वह रिस्पिरेशन करेगा, उसी ऑक्सीजन का यूज करके, और वो प्लांट
काफ़ी समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि ऐसे स्थानों पर रखा गया है दोनों प्लांट को जहाँ पर कि वो ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच कैन यूटिलाइज बाय द प्लांट्स फॉर रिस्पिरेशन। अब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जो रिस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा। प्लांट्स केप्ट इन द डार्क वाज नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो डार्क में रखा हुआ है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और ब्रीथिंग यानी रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द प्लांट्स आफ्टर रिस्पिरेशन वाज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है उसका इस्तेमाल प्लांट्स ब्रीथिंग में कर लेते हैं, रिस्पिरेशन कर लेते हैं, और रिस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका इस्तेमाल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखते हैं। गिव टू रीजन्स, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। गिव टू रीजन्स वाई बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेक्रेशन ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में जो लीवर सेक्रीट करता है कि इम्पॉर्टेंट सेक्रेशन करता है, बाइल जूस का रोल। टू रीजन बताना है कि बाइल जूस का जो लीवर तो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जिसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है, इसका रीजन बताना है। या इसमें दो क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या है? राइट इज टू फंक्शन। इसका टू फंक्शन क्या है? तो पहले हम चलते हैं बाइल जूस की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बाइल जूस है यह लीवर से सेक्रीट होता है। जब लीवर से सेक्रीट होता है बाइल जूस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बाइल जूस से जो लीवर से सेक्रेट होता है वो बाइल जूस फैट का डाइजेशन करता है। हम सिंपली कह सकते हैं इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस हैज़ बाइल साल्ट सच एज बिलिरुबिन एंड बिलिबर्डिन। यानी कि जो बाइल जूस है वह बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन दो साल्ट निकालते हैं। These break down the large fat globules into smaller globules। तो ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसका मतलब ये फैट का डाइजेशन कर देते हैं। सो दैट द पैंक्रियाटिक एंजाइम कैन ईजिली एक्ट ऑन देम। अब जो पैंक्रियाट से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स पर एक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए वो इसमें भी बाइल जूस का रोल है। तो फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि बाइल जूस ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। सेकेंड इसका रोल है, बाइल जूस आल्सो मेक्स द मीडियम एल्कलाइन एंड एक्टिवेट लाइपेज। यह मीडियम को एल्कलाइन करता है। जो बाइल जूस होता है वो फूड मीडियम को एल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है। तो ये दो रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। टिश्यू फ्लूइड को हम अनदर नेम से क्या जानते हैं? तो यहाँ पर देखिए है, अनदर नेम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा नेम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इनके क्या दो फंक्शन है? चूँकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी टिश्यू फ्लूइड एक ऐसा मिडिल मैन की तरह काम करता है। टिश्यू फ्लूइड एक्ट एज ए मिडिल मैन। अब मिडिल मैन क्या करता है? इट्स हैंड ओवर द फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू सेल्स। यह जो हमारा फूड मटेरियल्स है और ऑक्सीजन है उसको ब्लड से टिश्यू सेल्स के पास पहुंचाता है और फिर वहाँ से वह रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिसीव करता है, हार्मोन्स को रिसीव करता है फ्रॉम टिश्यू सेल्स एंड डिस्चार्ज देम इनटू ब्लड। फिर उसको जो है कि ब्लड में डिस्चार्ज कर देता है। इसका मतलब है कि जो टिश्यू फ्लूइड है वह मिडिल मैन जैसा वर्क करता है। यह ऑक्सीजन और फूड को ब्लड को देता है और
कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को, हार्मोन्स को वह फिर ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरा फंक्शन इसका है इट कीप्स द टिश्यू सेल्स मॉइस्ट, और वह टिश्यू सेल्स को मॉइस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए बायो का है, यहाँ पर एक फिगर भी दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट। यहाँ फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर दो एरो बना हुआ है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। In the following food chain, vertical arrows indicate the energy lost to environment and horizontal arrow indicate energy transfer to the next trophic level. जो वर्टिकल एरो है वो शो करता है कि एनर्जी लॉस हो जाती है इन्वायरमेंट में, और जो हॉरिजॉन्टल एरो है वो शो करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में एनर्जी चली जाती है। विच वन ऑफ द थ्री वर्टिकल एरोज, यहाँ पर थ्री वर्टिकल एरो दिया हुआ है, ए, सी और ई। यहाँ पर देख रहे हैं हम ए, सी और ई, दो वर्टिकल एरो दिया हुआ है, एरो है। तो यहाँ पर तीन ए, सी और ई वर्टिकल एरो है, इसमें से कौन सा ज़्यादा एनर्जी रखता है? और एक हॉरिजॉन्टल में बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, और बी और डी में सबसे ज़्यादा कौन एनर्जी रखता है? क्वेश्चन का आंसर यही है, यही पूछ रहा है। कह रहा है कि ए, सी, ई और बी और डी में कौन सा मोर एनर्जी ट्रांसफ़र करता है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखे हैं, फूड चेन पढ़े हुए हैं। यहाँ पर एक तो ये ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं। यह प्रोड्यूसर जो है, ये जो इसको खाता है प्रोड्यूसर को, उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, हर्बीवोर्स कहते हैं। और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जैसे ये टाइगर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 100% एनर्जी जो होती है ग्रीन प्लांट्स में होती है, 100%। और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाती है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, 90% एनवायरनमेंट में। और फिर जो प्लांट से जब ये हर्बीवोर्स में आएगा तो ये 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 10%, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्लांट से इस हर्बीवोर्स में आने में। और इस हर्बीवोर्स जितना 10% इसमें रहेगा, फिर इसमें 90% लॉस होकर के 10% इसकी बॉडी में आएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बी है, बी में प्लांट से फिर जो हर्बीवोर्स होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा, और यहाँ पर ए में ज़्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि ए से जो 100% एनर्जी तो ग्रीन प्लांट में है, यहाँ पर ही ट्रांसफ़र हो जाती है एनवायरनमेंट में, लॉस हो जाती है 90%। 10% इसमें डियर में आता है, यानी हर्बीवोर्स में, यानी प्राइमरी कंज्यूमर में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस बी और ए और बी में होगा। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। एरो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर टू सी और ई। एरो ए सी और ई के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी शो करेगा, और एरो बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर टू डी। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटेन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है, इसका मतलब 90% एनर्जी लॉस हो जाती है, हीट एज ए हीट टू इन्वायरमेंट, हीट के रूप में इन्वायरमेंट में लॉस होती है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क। और कुछ एनर्जी, 10% एनर्जी डाइजेशन में और अदर वर्क करने में चली जाती है। एंड रेस्ट गोज टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एज एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज द मेड अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल। यानी 10% एनर्जी केवल नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो
एक रूल है 10% लॉ। 10% लॉ 10% लॉ क्या होता है कि जिसमें जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसमें 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है, बाकी 90% लास्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं 10% लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। देखिए ये एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE मार्किंग स्कीम 2017 में। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर 1 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है केमिस्ट्री और बायो का। नेक्स्ट डे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे सैम्पल पेपर 1 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।